श्यामलाल बहुत बड़े किसान है। वह अपनी पत्नी और एक लड़का और बड़ी लड़की के साथ अपने घर में रहा करते हैं। श्यामलाल की पत्नी की तबीयत बहुत खराब रहती है, तो श्यामलाल की पत्नी कहती है, सुनो जी, हम क्यों ना अपनी बड़ी लड़की की शादी कर दें, क्योंकि अगर मैं मर जाऊंगी तो मैं अपनी बेटी की शादी नहीं देख पाऊंगी। तो सुनो ना जी, हम अपनी बड़ी लड़की की शादी कर लेते हैं। तो श्यामलाल कहते हैं अपनी लड़की से। इतने में शीला आती है। श्यामलाल कहते हैं, बेटा शीला, तुम्हारी मम्मी कह रही हैं कि हम तुम्हारी शादी कर दें, लेकिन बेटा तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? पिताजी, मेरी बात सुनो। अगर मुझे ऐसा लड़का मिलता है जो मेरी हर खुशी का ध्यान रखे और मेरी हर इच्छाओं की पूर्ति करे, मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी पिताजी। देख बेटा शीला, शादी होने के बाद पत्नी को अपने पति का कहना मानना चाहिए। हाँ, ऐसे में घर गृहस्थी चलती है और दोनों के बीच झगड़े नहीं होते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा बेटा तो फिर कैसा होगा? तुम कैसे अपनी उल्टी रीति रिवाज को लगा रही हो? ऐसा कैसा होगा बेटा? तुम अपने पति पर हुक्म चलाओगी और पति तुम्हारी हर बात मानते जाएगा। ऐसे में तो तुम्हारा पति जोरू का गुलाम कहलाएगा बेटी। देखो पिताजी, अगर मेरी शर्त मानने को आप तैयार हो तो मैं शादी करूंगी, नहीं तो मैं शादी बिल्कुल नहीं करूंगी पिताजी। अब ऐसी बातें गांव में होने लगी। उसी गांव में ताराचंद सेठ रहता था। उनका एक लड़का था जिनका नाम था अनिल। अनिल कहता है, यह कैसी शर्त है? इतना घमंड उस लड़की में? मैं उस लड़की से शादी करूंगा मेरे दोस्त, और मैं उस लड़की का घमंड चूर चूर करूंगा और मैं उसकी कोई भी बात नहीं मानूंगा। फिर अनिल अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, मैं शादी करूंगा। माँ, आप जानती हो ना, वो श्यामलाल काका जिनकी लड़की है शीला, मैं उस लड़की से शादी करूंगा। अनिल की माँ कहती है, ऐसी क्या बात है बेटा? कल तक तो तुम बहुत शादी के नाम से नहीं नहीं कहते थे और अचानक शादी के लिए तैयार हो गए। ऐसी कौन सी बात है बेटा? और बेटा, हम तुम्हारी शादी कर भी दे, लेकिन तुम तो कोई काम नहीं करते हो, तुम्हारी कोई कमाई नहीं है, तो तुम अपने बीवी बच्चों का पालन कैसे करोगे? बेटा अनिल, तुमको तो कुछ काम काज करना ही होगा। माँ, मैं आप लोगों की कोई भी बात नहीं मानूंगा, बस मुझे शादी करना है यानी करना है, और मैं सिर्फ वही श्यामलाल काका की लड़की शीला से ही शादी करूंगा। माँ, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा, और अगर मेरी शादी आप उनसे नहीं करवाते हो तो मैं शादी कभी नहीं करूंगा। इसलिए माँ, आप पिताजी से बात करो और श्यामलाल काका के घर जाओ और शर्मिली का हाथ मांग लो। दूसरे दिन सुबह अनिल की माँ अपने पति यानी ताराचंद जी से बात करती है। सुनो जी, अब लड़का जवान हो गया है, अब लड़के की शादी कर देते हैं। घर में बहू आएगी तो मुझे भी राहत मिलेगी। एक क्या बात कह रही हो अनिल की माँ? अनिल तो कुछ काम भी नहीं करता है। मेरी इतनी बड़ी दुकान है कपड़े की, उस दुकान पर भी नहीं बैठता है। अरे ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ काम वाम नहीं करता तो कम से कम दुकान में जाकर जो हमारे नौकर चाकर है उन्हें संभालना चाहिए। वो तो कुछ भी काम नहीं करता है और उसकी शादी की बात कर रही हो तुम? देखो जी, आप तो ठीक कह रहे हो अनिल के पिताजी, लेकिन देखो, हम उसकी शादी कर देते हैं तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, तो फिर वो अपने काम पर ध्यान भी देगा। शायद तुम ठीक कह रही हो अनिल की माँ। तुम्हारी नज़र में है ऐसी कोई लड़की? हाँ हाँ, है ना मेरी नज़र में लड़की। वो श्यामलाल जी है ना, उनकी लड़की है शीला। बहुत सुशील लड़की है, बहुत खूबसूरत भी है और पढ़ी लिखी भी है। हम क्यों ना उसे मांग लें? ठीक है अनिल की माँ, तो ठीक है, हम कल चलते हैं। और दूसरे दिन ताराचंद और उनकी पत्नी श्यामलाल जी के घर जाते हैं। श्यामलाल जी को तो बड़ा आश्चर्य होता है और बोलते हैं, अजी, ताराचंद जी, सेठ जी, आप हमारे घर? ताराचंद जी कहते हैं, हम तुम्हारी लड़की का हाथ मांगने आए हैं अपने अनिल बेटे के लिए। यह तो बहुत अच्छी बात है। देखो हमारी किस्मत कितनी अच्छी है कि मेरी बेटी का रिश्ता एक सेठ जी के घर होगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर कुछ ही दिनों में शीला और अनिल की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद अनिल शीला से कहता है, शीला, मैंने सुना था कि तुम उसी लड़के से शादी करोगी जो तुम्हारी बात मानेगा और सब इच्छाएं पूरी करेगा, लेकिन मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगा और मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं करूंगा। अब मैं देखता हूँ शीला कि तुम अपनी बात कैसी मनवाती हो मुझसे। अब अनिल इधर शीला पर बहुत अत्याचार करने लगता है, कभी मार देना, कभी ताने देना, ऐसे ही काम चलते रहता है रोज दिन ब दिन। एक दिन शीला कहती है, मैं आपकी पत्नी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे सम्मान दोगे। हमारे रिश्ते की मजबूती और खुशहाली के लिए यह जरूरी है मेरे प्रति आदर और समझदारी से पेश आए। और अनिल, तुम मुझसे मारपीट ही करना चाहते हो तो पहले तुम अपनी मेहनत से कुछ कमाओ, फिर तुम्हें मुझे मारने का हक मिलेगा। अभी तुम अपने पिताजी की मेहनत और पैसे पर निर्भर है तुम्हारा जीवन। अनिल कहता है, तुम समझती हो मैं कुछ नहीं कमा सकता? ठीक है शीला, तुम देखना, मैं घर तब तक नहीं लौटूंगा जब तक मैं अपनी मेहनत से
पैसे न कमा पाऊँ। अनिल गुस्से में तो कह देता है शीला को, लेकिन वह सोच में पड़ जाता है। मैंने तो कभी काम नहीं किया अपने जीवन में, अब मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मुझे पैसा मिले। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ, वो बहुत काम करते हैं ना इधर उधर जाकर, तो मैं पूछता हूँ अपने दोस्त से, शायद वह मुझे कोई रास्ता बताए। दूसरे दिन सुबह अपने दोस्त से कहता है, भाई दोस्त मुझे ऐसा कोई काम बताओ ना जिसे मैं कर सकता हूँ। अनिल का दोस्त कहता है, भाई तुम तो इतने बड़े सेठ के बेटे हो और तुम्हें क्या जरूरत है ये सब काम करने की। मैंने किसी से शर्त लगाई है मेरे भाई कि मैं अपनी मेहनत से मैं पैसा कमाऊंगा, इसलिए मुझे काम की जरूरत है। देखो भाई अनिल, हम तो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तब जाकर हमें कुछ पैसा मिल पाता है। तुम तो इतने बड़े सेठ के लड़के हो, तुम ऐसा काम देखो जहाँ मेहनत कम हो और पैसा ज़्यादा हो। अनिल को अपने दोस्त की बातों पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। फिर अनिल सोचता है, अब मैं दूसरे गांव जाता हूँ, वहाँ कुछ काम मिल जाए मुझे। अब दूसरे गांव में जाकर एक बहुत बड़े सेठ से मिलता है, उसका कारोबार था कपड़ों का। अनिल वहाँ के सेठ से कहता है, सेठ जी मैं साइड के ही गांव से आया हूँ, प्रेम नगर से, अगर आप मुझे कोई काम दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी सेठ जी। और वो सेठ कहता है, अरे हाँ, प्रेम नगर में तो मेरा दोस्त रहता है ताराचंद सेठ जी, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, क्या तुम उसे जानते हो। अनिल सोच में पड़ जाता है, अरे ये सेठ जी तो मेरे पिताजी को जानते हैं, अगर पिताजी को पता चल गया कि उनका लड़का कोई दूसरे सेठ के घर काम करता है तो पिताजी तो मुझे डांटेंगे। लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, अगर मैं यहाँ काम नहीं करूँगा तो फिर मैं जो शीला से वादा किया है उसे मैं कैसे निभाऊंगा। फिर अनिल मन के मन में सोचता है और कहता है, खैर देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा, अगर पिताजी को पता चल भी गया तो मैं पिताजी को सच सच बता दूंगा। तभी सेठ लाला कह पड़ते हैं, अरे तुम कौन सी बात में डूब गए हो भाई, ताराचंद सेठ जी का नाम सुनकर तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है। अनिल कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है सेठ जी, दरअसल जो ताराचंद जी सेठ है ना, उनकी हमारे गांव में बहुत इज्जत है और वो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, बस यही सोच रहा था मैं। लाला सेठ कहता है, हाँ अब तो मुझे तुम्हें काम देना ही होगा, क्योंकि तुम मेरे मित्र मेरे दोस्त के गांव से आए हो ना, इसलिए मुझे तो तुम्हें काम देना ही होगा। देखो भाई अनिल, अगर तुम मेहनत से और लगन से काम करोगे तो तुम बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। और सेठ लाला अनिल को काम पर रख लेते हैं और इधर अनिल अच्छे मन से और मेहनत से एक महीना सेठ जी के यहाँ काम करते हैं तो उसे अच्छा खासा धन मिल जाता है। और जब धन मिल जाता है तो अनिल अपने घर आने की सोचता है और अनिल सेठ लाला को कहता है कि सेठ जी मैं गाँव जाना चाहता हूँ और मैं अपने बीवी बच्चे से मिलना चाहता हूँ। तो सेठ लाला कहते हैं, हाँ हाँ जरूर जाओ, अपनी बीवी बच्चों से तो मिलना ही चाहिए, और हम जिंदगी भर पैसा ही कमाते रहेंगे तो हम अपने बच्चों से कब मिल पाएंगे। ठीक है तुम कल चले जाना गांव और जल्दी ही मिल कर आ जाना। अनिल अपना पैसा इकट्ठा करता है और अपने गांव की ओर जाने लगता है। अनिल अपने गांव जाते रहता है। अब चलते चलते अनिल को लग जाती है भूख, तो वह देखता है कि एक पेड़ के नीचे दो औरतें बैठी हुई हैं। तो अनिल को तो भूख लग जाता है, तो वह वो औरतों के पास जाकर बैठ जाता है और वो दो औरतें खाना खाती रहती हैं। दरअसल वो दोनों औरतें चोर रहती यानी चोरनी रहती हैं। कहती हैं, भाई लगता है तुम शहर से पैसा कमा कर आ रहे हो और हम लोग भी जा रहे हैं भाई धन कमाने के लिए शहर, लेकिन तुम्हें पता है इस रास्ते पर बहुत चोर लुटेरे रहते हैं। भाई तुम्हें तो अपना धन बहुत सावधानी से ले जाना चाहिए। अनिल कहता है, मैंने तो सुना था कि इस रास्ते में कोई चोर लुटेरे नहीं मिलते, ये रास्ता बहुत सुरक्षित है। वो औरतें कहते हैं, अरे भाई आजकल हर रास्ते पे चोर लुटेरे मिलेंगे तुम्हें, अगर तुमने अपने धन की रक्षा नहीं कर सके तो वो तो कभी भी लूट लेंगे तुम्हें। देखो भाई हम लोग बहुत अच्छी औरतें हैं और तुम हमें अपनी बहन मान सकते हो, हम चाहे तो तुम्हारे धन की रक्षा कर सकते हैं। देखो भाई आगे आपकी मर्जी। नहीं बहना, ये आप क्या कह रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना धन तुम्हें क्यों दूं रक्षा करने के लिए। चोरनी कहती है, नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, अब तुम्हारा धन है, तुम चाहो तो दो, ना तो ना दो, हम सिर्फ तुम्हें आगाह कर रहे थे। अनिल सोचता है, हाँ ये दोनों औरतें तो ईमानदार लगती हैं, अगर ठग होती तो अभी तक मुझे लूट लेती, मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए। देखो बहना, मैं तुम्हें अपना धन तो दे नहीं सकता, लेकिन तुम मेरे साथ मेरे गांव तक चलती हो तो मैं तुम्हें कुछ पैसा दे दूंगा और इससे तुम्हारी भी कुछ कमाई हो जाएगी और मेरे धन की भी सुरक्षा हो जाएगी।
तो चोरनी कहती है, ठीक है, अभी हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद चलेंगे। अब अनिल पेड़ के नीचे सोता है और ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है, तो अनिल को लग जाती है नींद, क्योंकि वह थका हुआ रहता है। जब वह गहरी नींद में आ जाता है तो दोनों चोरनी अनिल के धन को चोर के भाग जाती हैं। और अनिल जब उठता है, नींद खुलती है तो देखता है अरे उसका तो धन ही नहीं रहता उसके पास। और वो जल्दी जल्दी अपने पूरे बैग को देखता है तो उसके पास तो बिल्कुल उसके कमाए हुए पैसे नहीं होते। उसे बहुत पछतावा होता है। अब अनिल खाली हाथ तो घर जा नहीं सकता था, तो अब अनिल ने सोचा अब मैं शहर की ओर जाता हूँ और अब फिर से कुछ धन कमाऊंगा तभी मैं घर जाऊंगा। और वह शहर की ओर जाता है। शहर में एक बुढ़े की दुकान रहता है, तो दुकान में जाकर पूछता है अनिल की बाबा मुझे नौकरी पर रखोगे? तो सेठ अनिल को देखता है पहले तो, फिर कहता है हाँ ठीक है बेटा, मैं रख लूंगा तुम्हें नौकरी पर। और अनिल उस दुकान पर कुछ महीने काम करता है और उसे जब धन मिल जाता है यानी तनख्वाह मिल जाती है, उसके बाद वह अपने घर की ओर आ जाता है, घर में आ जाता है। घर पहुंचने के बाद अनिल ने जो भी पैसा कमाया था वह अपनी पत्नी शीला को दे देता है और बोलता है तुमने कहा था ना शीला कि जब मैं धन कमा कर लाऊंगा तभी तुम मुझे मार पीट सकते हो, अब तुम पीटने के लिए तैयार हो जाओ। देखो मैं तुम्हें मारना पीटना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हारा घमंड तोड़ना चाहता हूँ। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने आप पर। देखो अनिल, अपनी पत्नी को पीटना बुरी बात है और मैं तुम्हारी जीवन साथी हूँ और हमने एक दूसरे के साथ जीवन जीने की कसम खाई है। मैं हर मुश्किल समय पर तुम्हारा साथ दूंगी। अगर तुम मुझे पीटना ही चाहते हो तो घर के अंदर मारपीट करने का कोई फायदा नहीं है। गांव वालों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि तुम धन कमाकर आए हो और पत्नी को पीटने वाले हो और पीट रहे हो। आज तुम सो जाओ, रात हो गई है, कल गांव वालों को बुलाना और उनके सामने पीटना मुझे। अनिल शीला की बात मान लेता है और दूसरे दिन वह गांव वालों को इकट्ठा करता है। जैसे ही अनिल अपनी पत्नी को मारने के लिए तैयार होता है, उतने में ही अनिल के पिताजी आ जाते हैं और कहते हैं नालायक, तुझे शर्म नहीं आती? एक स्त्री पे हाथ उठा रहा है। तुझे मालूम है जब से तू गया है तब से मेरी बहू तेरी याद में खाना पीना सब त्याग दी थी और कुछ नहीं खाती थी, और तू इसे मार रहा है? क्या तूने शादी सिर्फ मारपीट करने के लिए की थी इनसे? जब से तू गया है तब से एक दिन भी चैन से नहीं सोई है मेरी बहू, हर वक्त तेरी याद में रोती रही है, और तू है जो इसे पीट रहा है। और सभी गांव वालों के सामने अनिल शर्मिंदा हो जाता है। अब अनिल के मन से शीला के लिए जो नफरत थी वह खत्म हो जाती है और उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और अपनी गलती का भी एहसास होता है उसे। और अनिल शीला से बहुत माफी मांगता है और उसके पैरों में गिर जाता है। शीला उसे उठाकर कहती है तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं बल्कि मेरे दिल में है। इसके बाद अनिल ने कभी शीला से गलत व्यवहार नहीं किया और हमेशा उसकी हर बात मानने लगा। अब अनिल और शीला खुशहाल जीवन जीने लगे और हंसी खुशी अपने माता पिता के साथ रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कभी कभी सही राह में लौटने के लिए अपनों के लिए किए गए त्याग से इंसान का जीवन बदल जाता है। अनिल और शीला की कहानी यही सिखाती है, सच्चा प्यार और मेहनत और पश्चाताप हमेशा रंग